हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पॉलिटी सीरीज़, जहां हम कर रहे थे एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। इसी सीरीज़ में क्लास 8 के एनसीईआरटी हम कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट 3 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन्होंने भी वो चैप्टर नहीं देखे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट में आपको वो चैप्टर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके वो ज़रूर देखिए। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, जो आता है यूनिट 3 के अंडर, दैट इज द जुडिशरी। जुडिशरी इज न्याय व्यवस्था। मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेशन में हमने पार्लियामेंट में डिटेल में पढ़ा था कि किस तरह से पार्लियामेंट होती है, किस तरह से कानून बनते हैं, दैट इज लेजिस्लेशन। एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स, जो कानून बने हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाती है, आईएएस ऑफिसर्स हो गए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स हो गए, ये सब भी एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं, बिकॉज इनका काम है बने हुए कानूनों को इंप्लीमेंट करना। आज हम पढ़ेंगे जुडिशरी के बारे में, जो थर्ड इंपॉर्टेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का, दैट इज जुडिशरी, न्याय व्यवस्था। ठीक है, इसे डिटेल में आज हम करेंगे। ओके, सो हेयर इज अ पिक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, न्याय व्यवस्था की जरूरत क्यों है। तो यहां 3 इंपॉर्टेंट उसके यू कैन से लाइक इंपॉर्टेंट फंक्शंस मेंशन है। वन इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट क्या हुआ? वन इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर किसी भी तरह का मतभेद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, या सिटीजन्स के बीच में हो जाता है, अगर सपोज कोई प्रॉपर्टी को लेकर किसी की अपनी फैमिली के साथ कोई लड़ाई चल रही है, तो फाइनल डिसीजन के लिए पर्सन के कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा। ठीक है, कोई क्राइम हो जाता है, उसके जो कल्प्रिट है उसे प्रॉपर सजा मिले, उसके लिए कौन कहाँ जाएगा? उसको फाइनली इट विल गो टू द कोर्ट। ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में है, अगर किसी की ज़मीन है जहां पर सरकार वहां से रोड बनाना चाह रही है या कोई पब्लिक प्लेस बनाना चाह रही है और उस पर्सन को प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिल रही है, तो वो किसके पास जाएगा? अपना जो आप कहें एक तरह से ग्रीवियांस लेकर, ही विल गो टू द कोर्ट। अगर एक स्टेट और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है किसी भी चीज़ को लेकर, आप बोले ट्रेड को लेकर हो रहा है, पानी के लिए हो रहा है, लैंड्स के लिए हो रहा है, बाउंड्री को लेकर हो रहा है, तो फाइनली डिसीजन के लिए स्टेट कहाँ जाएगी? इट विल गो टू द कोर्ट। अगर डिस्प्यूट स्टेट और सेंटर के बीच में भी है, फंड्स को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो इट विल, जैसे अभी रिसेंटली 370 आर्टिकल एबॉलिश्ड हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का, तो वहाँ की लोकल पार्टीज को इससे प्रॉब्लम थी, सेंटर ने उसे अबॉलिश कर दिया था, तो उन्होंने इस चीज के अगेंस्ट कहां जाकर अपनी, आप कहें एक तरह से कंप्लेन किया? दे गो टू द कोर्ट। तो डिस्प्यूट किसके बीच में था? स्टेट और सेंटर के बीच में था। ठीक है, आर्टिकल वो स्टेट का था, सेंटर ने अबॉलिश किया था, स्टेट को प्रॉब्लम थी, तो दे गो टू द कोर्ट। सो डिस्प्यूट सिटीजन्स के बीच में हो, सिटीजन और स्टेट के बीच में हो, स्टेट और स्टेट के बीच में हो, स्टेट या सेंटर के बीच में हो, तो उन सबके रेजोल्यूशन के लिए काम करती है जुडिशरी। ठीक है, दूसरा आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू, कोई भी कानून जब सरकार बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है, तो वो कानून सही है, सही नहीं है, हर एक इंसान के लिए डाइवर्सिटी को ध्यान में रख के बनाया गया है, किसी के हकों का उसमें हनन तो नहीं हो रहा, किसी के हक उससे छीने तो नहीं जा रहे, इन सब का ध्यान भी जुडिशरी रखती है। जुडिशियल रिव्यू के थ्रू वो कानूनों को एक बार और देख सकती है, और अगर उसे कुछ कानून के प्रोविजंस ऐसे हों जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हों, हमने संविधान के बारे में पढ़ा, उस संविधान में कुछ ऐसी चीजें जिसे आप कभी नहीं बदल सकते, जैसे संविधान में हर एक इंसान को बराबरी का हक दिया है, तो आप कोई भी कानून बना के उस हक को छीन नहीं सकते। अगर कोई कानून ऐसा पार्लियामेंट बनाती है जो कि मेजॉरिटी के लिए है पर माइनॉरिटी के खिलाफ है, तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जुडिशरी, न्याय व्यवस्था, कोर्ट्स उसे नल एंड वॉइड बता सकती हैं, उसे खारिज कर सकती हैं।
क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो फीचर उसे सेपरेट करता है बाकी सबसे, ठीक है, वो बहुत से हैं। उसमें डाइवर्सिटी को भी इंक्लूड किया गया है, इक्वालिटी को, फंडामेंटल राइट्स को, वो सबको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू हो गया कि जो कानून पार्लियामेंट बना रही है उन्हें चेक करना कि वो सही हैं, सबके हक में है कि नहीं। अगर गलत है तो उनके प्रोविजंस को नल एंड वॉइड भी किया जा सकता है बाय जुडिशरी। थर्ड इंपॉर्टेंट का जो वर्क है ऑफ जुडिशरी इज अपहोल्डिंग लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट। जैसे मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया था, उसे ब्रॉडली 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। 6th ग्रुप जो था दैट इज राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें अगर कभी भी आपसे कोई भी आपका मौलिक अधिकार छीना जाता है, आपसे आपका फंडामेंटल राइट छीना जाता है, तो आप कहां जा सकते हैं? आप डायरेक्टली कोर्ट के पास जा सकते हैं। आपसे इक्वालिटी का हक छीना जा रहा है, रिलीजन का हक छीना जा रहा है, लाइफ का हक छीना जा रहा है, तो आप डायरेक्टली कहां जा सकते हैं? कोर्ट के पास जा सकते हैं, बिकॉज कोर्ट का काम है टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट, ठीक है। सो दीज आर ब्रॉडली 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्याय व्यवस्था: डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू एंड अपहोल्डिंग लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट। आई होप यहां तक क्लियर है। इन तीनों वर्ड्स का मतलब आपको समझ आ गया है कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है और एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट क्या होता है। नाउ कम्स द व्हाई इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अब देखिए, अगर आपकी कोई जमीन है, उस जमीन पे किसी मिनिस्टर ने एनक्रोच कर लिया है, अब आप उसके खिलाफ लेकर कोर्ट के पास जाते हैं, और अगर उस कोर्ट में जो जज है उसे अपॉइंट उस मिनिस्टर ने किया है, तो आप ये कैसे कह सकेंगे कि आपको न्याय मिलेगा? ये चांसेस हैं कि क्योंकि उस मिनिस्टर ने उसे अपॉइंट किया है, कल को इस डर से कि मिनिस्टर उसे पोस्ट से निकाल ना दे या उसके ट्रांसफ़र ना कर दे, इसीलिए वो मिनिस्टर के हक में ही फैसला करे। ऐसे चांसेस हो सकते हैं। अगर सपोज आप एक अलग एग्जाम्पल है कि अगर किसी मिनिस्टर ने कोई क्राइम किया है, कोई मर्डर किया है, और मिनिस्टर ने ही जजेस को अपॉइंट किया है, तो वो जज किस तरह से मिनिस्टर के खिलाफ फैसला लेगा? चांसेस है कि उसके कल्प्रिट होने के बावजूद वो उसे बरी कर दे। सो इसलिए ताकि हर एक को न्याय मिले, जस्टिस जो है वो एस्टैब्लिश हो पाए, इसके लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंट, हमारे देश में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। अपॉइंट जजेस को प्रेसिडेंट या गवर्नर द्वारा किया जाता है, बट उनके अपॉइंटमेंट के लिए एक कोलेजियम बनाया जाता है। इस कोलेजियम में जो भी सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं वो बैठते हैं। वो सीनियर मोस्ट जजेस डिसाइड करते हैं, वो लिस्ट तैयार करते हैं जजेस की, और उनमें से डिसाइड करते हैं कौन चीफ जस्टिस बनेगा, कौन हाई कोर्ट का जज बनेगा, कौन सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। और वो पूरी लिस्ट, वो पूरी एडवाइस दी जाती है प्रेसिडेंट को, और इस कोलेजियम के एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस को। तो आप देखेंगे यहां पर पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। यहां पे प्रेसिडेंट सिर्फ अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट अपॉइंट भी नहीं कर सकते। उनको हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करने के लिए गवर्नर और हाई कोर्ट के जजेस की एडवाइस चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एडवाइस चाहिए। इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते हैं, कोलेजियम है, जजेस ही डिसाइड कर रहे हैं कौन जज बनेगा। सो ये इंडिपेंडेंट ये इंश्योर करती है कि जब भी सरकार के खिलाफ कोई केस होगा या मिनिस्टर्स के खिलाफ कोई केस होगा, तो वो केस की जो सुनवाई है वो इंडिपेंडेंट वे में होगी, जस्टिस इंश्योर होगा, ठीक है। क्योंकि उन्हें डर नहीं होगा अपनी पोस्ट का, उन्हें डर नहीं होगा अपनी ट्रांसफर का, उन्हें डर नहीं होगा कि उन्हें डिस्मिस कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें अपॉइंट नहीं किया जा रहा है उनके थ्रू, ठीक है। So that is why independent judiciary is very much important in a democratic country.
लोकतांत्रिक देश में जहां डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, हर एक इंसान को न्याय मिल सके, उसके लिए न्याय व्यवस्था का इंडिपेंडेंट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिपेंडेंस इंश्योर की जाती है कि उनके अपॉइंटमेंट में एक कॉलेजियम होता है, साथ ही इनके जो सैलरीज और अलाउंस होते हैं इस पे भी पार्लियामेंट का रोल नहीं होता, ये कंसोलिडेटेड फंड से आते हैं। ठीक है, इस पे जो पार्लियामेंट है उसे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, पूरा उस पर प्रोविजंस मेंशन होते हैं, और ना ही जजेस को निकाला जा सकता है। ठीक है, जजेस को रिमूव करने का, रिमूवल ऑफ जजेस के लिए भी सेपरेट प्रोविजन मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। अपनी मर्जी से कोई भी मिनिस्टर जजेस को ना निकाल सकता है ना अपॉइंट कर सकता है, उसका पूरा प्रोसीजर, एक सेट प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, डिफरेंट आर्टिकल्स में, वो जब हम डिटेल में आगे पॉलिटी पढ़ेंगे तो आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि इंडिपेंडेंस किस तरह से इंश्योर की जा रही है कि अप्रूवल में पार्लियामेंट का, लेजिस्लेशन का रोल नहीं है, रिमूवल में भी सेट प्रोसीजर है। ठीक है, एक तरह से पूरी वोटिंग होती है, दैट इज अ सेट प्रोसीजर। उनकी इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसीजर चलाया जाता है, अपनी मर्जी से कोई भी मिनिस्टर जज को निकाल नहीं सकता। साथ ही उनके अलाउंस और सैलरीज को कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो चार्ज होती है फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। और ये क्यों किया गया है? ताकि हर एक पर्सन को इंश्योर की जा सके जस्टिस, न्याय सबको मिले। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। हमारे देश में कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो 3 लेवल्स पे पाया जाता है। पहले आगे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, कोई भी छोटा मोटा केस होगा तो सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। अपने हमारे जो जिला होते हैं हर एक स्टेट में, पहले सेंटर है, सेंटर को एक पूरे देश को डिवाइड किया गया है डिफरेंट, हमारा, ठीक है, हमारी कंट्री है, सेंटर है, उसको डिवाइड किया गया है बहुत सी स्टेट्स में, स्टेट और यूटी आप कहे हैं ना, यूटी में भी, और अब इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, तो हर डिस्ट्रिक्ट पे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। स्टेट के लेवल पे आ गया हाई कोर्ट। ठीक है, हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होता है, कभी कभी एक हाई कोर्ट 2 या 3 स्टेट्स को मिलकर भी बनता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एक ऐसे हाई कोर्ट का नाम जो 2 या 3 स्टेट्स के साथ एक ही हाई कोर्ट है। ठीक है, ओके, सो हाई कोर्ट सिंगल स्टेट के लिए भी हो सकता है और 2 स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, दैट इज एट द लेवल ऑफ स्टेट। देन आता है सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे देश में एक ही है और एट द टॉप मोस्ट प्लेस है सुप्रीम कोर्ट। हाईएस्ट मोस्ट जो कोर्ट है दैट इज सुप्रीम कोर्ट, सिंगल है, दिल्ली में है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अवर कोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन कम्स द हाई कोर्ट दैट इज एट द लेवल ऑफ स्टेट, और टॉप मोस्ट में हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हियर इज मेंशन आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 जो बात करता है पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। SDG 16 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, टोटल 17 है, उसमें जो 16वां है दैट टॉक्स अबाउट पीस एंड जस्टिस, शांति और न्याय की बात करता है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में हर एक इंसान को हक है शांति और न्याय का, और हर सरकार को, हर देश की सरकार को इसकी तरफ काम करना है, अपने नागरिकों को इंश्योर करवाना है कि उन्हें वो मिले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या जो ये कोर्ट है डिफरेंट तरीके के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, देन देयर कम्स द हाई कोर्ट, देन देयर कम्स द सुप्रीम कोर्ट, क्या ये आपस में कनेक्टेड हैं? तो हाँ, हमारे देश में इंडिपेंडेंस भी है और इंटीग्रेटेड भी है। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब हुआ कि ये जो सारे कोर्ट है ना ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसका उन्होंने बहुत एक एग्जाम्पल दिया गया है एक केस का, द केस इज ऑफ लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स, स्टेट ऑफ दिल्ली वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। लक्ष्मण कुमार एक पर्सन था जिसकी वाइफ की डेथ हो जाती है ड्यू टू बर्न। ठीक है, उनकी जल के उनकी मृत्यु हो जाती है और उन्हें पुलिस जो है प्राइम कल्प्रिट मानती है, उन्हें और उनकी मदर को, और उनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस जाता है। सबसे पहले जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में
उनके खिलाफ सारे एविडेंस मिलते हैं और जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो उनके खिलाफ गवाही भी देते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने उनको जलते हुए देखा था, लेडी को, उसे आग लगी हुई थी, उनको जलते हुए देखा था एंड वो उसे बहुत मारते भी थे और दहेज के लिए तंग करते थे। सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो कल्प्रिट मानता है लक्ष्मण कुमार को और उसकी मदर को एंड वो उन्हें सजा देता है डेथ पेनल्टी। ठीक है, फांसी की सजा हो जाती है उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानता है उनको कल्प्रिट और उनको फांसी की सजा देता है। अब इस जजमेंट के अगेंस्ट लक्ष्मण कुमार जाता है हाई कोर्ट में। वो हाई कोर्ट में अपील करते हैं। ठीक है, अपील इन द हाई कोर्ट, ओके, अपील करते हैं हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट क्या है, वो सभी चीजों को देखते हैं और हाई कोर्ट जो है इनको जो सजा हुई होती है, ठीक है, when they go to the high court hearing the argument of the lawyer, Sudha died due to accidental fire and Lakshman and Shakuntala Devi were acquitted. एक्विटेड का क्या मतलब है, उनको बरी कर देना। हाई कोर्ट में जब सुनवाई होती है, हाई कोर्ट में जब लक्ष्मण कुमार अपील करते हैं तो हाई कोर्ट सभी एविडेंस को देखते हुए, गवाहों को देखते हुए ये डिसाइड करते हैं कि जो उनकी वाइफ है, लक्ष्मण की वाइफ है, वो एक्सीडेंटल फायर से जली थी, उनको मारा नहीं गया था, ये डाउरी के लिए हत्या नहीं है, तो इनको बाइज्जत बरी कर देते हैं लक्ष्मण कुमार को और सुधा को। ठीक है, इनकी हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट जो सुधा थी, लक्ष्मण कुमार की वाइफ जिनकी डेथ होती है, उनकी फैमिली वाले अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा हाईएस्ट मोस्ट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के बाद आप अब फर्दर और किसी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है दैट इज फाइनल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है जजमेंट से आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में जजमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो फाइनल होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने केस को हेयर किया और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी लक्ष्मण और उनकी मदर को, और उनका जो ब्रदर था उसे उन्होंने रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एविडेंसेस को देखा, पूरे गवाहों को सुना, उन्होंने कहा कि दैट इज अ डाउरी डेथ। लक्ष्मण को उन्होंने और उनकी मदर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, उम्र कैद की सजा दी, जबकि उनका जो भाई था उसे उन्होंने रिहा कर दिया कि उनके खिलाफ एविडेंसेस नहीं है। तो देखिए इस केस में आपने देखा किस तरह से ये सारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। आप एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट पे जा सकते हैं अगर आप उनकी जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, अनटिल अनलेस द सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो फाइनल होता है। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किसी फर्दर और कोर्ट में आप नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट खुद अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं है। आप फर्दर बड़े कोर्ट में नहीं जा सकते। दैट इज द लास्ट स्टेट। ठीक है, सो हमारे देश में जो पहला हाई कोर्ट था दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1882। मद्रास, बॉम्बे में पहले बार हमारे देश में जो हाई कोर्ट्स थे वो बने थे, दैट इज कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे में। ठीक है, अब एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पर 25 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 2 स्टेट्स में सिंगल हाई कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है जो दोनों स्टेट्स का है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। अब हमने कितने टाइप्स के कोर्ट्स हैं ये तो हमने जान लिया। जुडिशियल सिस्टम है हमारा, क्या काम करता है ये हमने जाना। इंडिपेंडेंस उसका होना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है ये हमने जाना। कितनी टाइप्स के कोर्ट्स होते हैं ये हमने जाना। क्या वो इंटीग्रेटेड है ये हमने जाना। अब लीगल सिस्टम कितने टाइप का है कि इन कोर्ट्स में जो केसेस लड़े जाते हैं वो कौन से टाइप के हैं। उनको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक सिविल और एक क्रिमिनल। एक सिविल केसेस होते हैं और एक होते हैं क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस क्या हो गए, जैसे अडॉप्शन का केस है, डिवोर्स का केस है, आप असेशन का केस है, प्रॉपर्टी का केस है, ये सब केसेस आ गए सिविल केसेस के। क्रिमिनल केसेस कैसे हो गए, मर्डर का केस हो गया, थेफ्ट का केस हो गया, ठीक है, हरासमेंट का केस हो गया, रेप का हो गया, डाउरी डेथ का हो गया। तो ये सब जो हो गए दैट इज क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस में क्या सजा दी जाती है, सिविल केसेस में मोस्टली फाइन दिया जाता है। ठीक है, कंपनसेशन होगी, फाइन होगा। लेकिन क्रिमिनल केसेस में
एक्यूज्ड को जेल भेजा जाता है, फाइन भी होता है और जेल भी भेजा जाता है। ठीक है, सिविल केसेस में आप देखिए जैसे टेनेंट का या लैंडलॉर्ड का केस होगा, ठीक है, किराएदार का या मकान मालिक का केस होगा, तो कंपनसेशन दी जा सकती है, पैसे दिए जा सकते हैं, ठीक है, सजा, जेल में नहीं भेजा जाएगा, मोस्टली फाइन होता है, लेकिन क्रिमिनल केसेस में जेल में भेजा जाएगा, फाइन भी होगा और जेल में भी भेजा जाएगा। और क्रिमिनल केसेस में पहले FIR होती है, ठीक है, इसमें FIR होती है एंड जेल प्लस फाइन, ठीक है, साथ ही होते हैं इसमें लाइक मर्डर का केस हो गया, इसके एग्जाम्पल जो होंगे मर्डर हो गया, रेप हो गया, डाउरी हो गया, ये सब इसमें आएंगे। ठीक है, और इसमें FIR नहीं होती, इसमें पिटीशन फाइल की जाती है कोर्ट की तरफ और फाइन होता है मोस्टली। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, एडॉप्शन के केसेस हो गए, डिवोर्स का केस हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल। ठीक है, सो दीज आर ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ लॉज और लीगल सिस्टम। ओके, नाउ डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स? क्या हर एक इंसान को अदालत का एक्सेस है, अदालत वो जा सकते हैं? ऑल्दो हमारे देश में इक्वालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं सबको, फंडामेंटल राइट जो 21 है दैट इज़ राइट टू लाइफ, उसमें राइट टू जस्टिस भी आता है, लेकिन स्टिल आप देखिए लीगल सिस्टम जो है हमारे देश में वो थोड़ा कॉस्टली है। गरीब लोग अगर पहुंच भी जाएं कोर्ट में तो बार बार कोर्ट के चक्कर लगाना और वकीलों के पैसे देना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पुअर लोग जो हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं वो जस्टिस से आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, जस्टिस उनको मिल नहीं पाती। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंट्रोड्यूस किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा PIL, दैट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्योंकि जो पुअर लोग होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर होते हैं, जल्दी उनको लॉस के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती, प्रोसीजर भी नहीं पता है, कैसे करें, कहाँ जाएं। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एक प्रोविज़न लाया गया था 1980 में। इसका मकसद ये था कि हर इंसान, वो गरीब है, वो पिछड़ी हुई जाति से कहीं से भी है, उसे न्याय मिल सके। अब उसे न्याय मिले उसके लिए कोई भी पर्सन, अगर आपको लगता है आपके आसपास किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो आप उनके बिहाफ पे PIL दायर कर सकते हैं। कोई NGO, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई अदर पर्सन किसी भी पर्सन के लिए PIL लॉन्च कर सकता है। नॉर्मली पिटीशन आपको खुद लॉन्च करनी पड़ती है। आपको कोई कंप्लेंट है, आपको कोई प्रॉपर्टी का केस है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो आपको जनरली खुद जाना होता है पिटीशन दायर करने के लिए। बट PIL के कंटेक्स्ट में आपके बिहाफ पे कोई भी जो पिटीशन है दायर कर सकता है। आपने मूवी देखी होगी जॉली LLB, ठीक है, वहां पे पूरा कंटेक्स्ट ही PIL पे है। जॉली LLB पार्ट 1 में उसमें पूरा कंटेक्स्ट PIL का है, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कि किसी कोई गरीब है जिसको किसी अमीर इंसान ने ड्रिंक करके गाड़ी चलाई और उसका जो है आई थिंक एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी लेग कट जाती है या किसी की डेथ भी हो जाती है, तो उसी के बारे में उसी को सज़ा मिलने के लिए अब वो खुद लॉयर जो है वो खुद ना ही विक्टिम है, ना ही उसके घर में किसी मेंबर को लगी है, ना ही उसका खुद का कुछ लॉस हुआ है, बट एज अ विजिलेंट सिटीजन वो उनके बिहाफ पे, जो विक्टिम है उनके बिहाफ पे PIL लॉन्च करता है और फाइनली उनको आप कहें जस्टिस दिलाता है। सो दिस इज द वे PIL को लॉन्च किया गया था या लाया गया था 1980 में, ताकि हर एक इंसान को जस्टिस मिल सके। ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट पे उन लोगों के बिहाफ पे, विक्टिम के बिहाफ पर पिटीशन को लॉन्च कर सकता है। ठीक है, ओके। और PIL जो है दैट कम्स अंडर द आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है उसमें राइट टू जस्टिस भी आता है और हर एक इंसान को हक है राइट टू जस्टिस का, तो राइट टू लाइफ के अंडर ही आता है, PIL का हक सबके पास है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मेंशन है द जजमेंट ऑफ ओल्गा तेलीज वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश द राइट टू लाइवलीहुड एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कुछ जो स्लम ड्वेलर्स थे, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, उनको वहाँ से हटाया जा रहा था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जगह को क्लियर कराने के लिए, तो उनके सपोर्ट में PIL को लॉन्च किया गया था सुप्रीम कोर्ट में आई थिंक। तो वहाँ पे कोर्ट ने ये फाइनल डिसीजन लिया कि जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनको भी पूरा हक है जीवन जीने का, अच्छा लाइवलीहुड लेने का, अच्छा जगह रहने का। तो अगर आप उनसे घर छीन रहे हैं तो एक
सही जगह पे उन्हें उनका घर प्रोवाइड करना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो राइट टू लाइफ का जो हक है वो हर एक पर्सन के पास है। ठीक है, जो कंक्लूजन निकला था जजमेंट का वो ये था कि अगर आप उनको उनके घरों से निकालते हैं तो उनका कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ और राइट टू लाइवलीहुड जो है वो छीना जा रहा है। सो दैट इज देयर अगेंस्ट देयर राइट, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, और उनको सही जगह प्रोवाइड करना इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये मेंशन है कि किस तरह से एक फैमिली में 43 मुस्लिम्स ऑफ हशीमपुर मेरठ किल्ड ऑन 22 मई 1987। सो किस तरह से लोगों ने मिलकर, फैमिलीज ने मिलकर 31 ईयर्स तक लड़ाई लड़ी और जो भी कल्प्रिट्स थे उनको सज़ा दिलवाई। सो देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जस्टिस सिस्टम तो है, इंडिपेंडेंस भी है, इंटीग्रेटेड भी है, बट पॉइंट इज कि जस्टिस इतने लेट मिलती है ना। एंड आपने वो फ्रेज सुना होगा, एंड इट इज़ करेक्ट, दैट इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बहुत बार ऐसा होता है कि विक्टिम ने कल्प्रिट जो है, कल्प्रिट मर चुका होता है और उसके बाद उसको सज़ा मिलती है। इतना ज़्यादा आप कहें बैकलॉग है केसेस का, इतना लॉन्ग टीडियस जुडिशियल प्रोसीजर है जिसकी वजह से जस्टिस मिलने में इतना टाइम लग जाता है कि एक्चुअल में वो जस्टिस जब मिलती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती ना। जस्टिस डिलेड इज अ जस्टिस डिनाइड, जितनी लेट मिलेगी वो एक तरह से जस्टिस के ना मिलने के बराबर है। जहाँ पे जैसे यहाँ एग्जांपल दी गया कि 31 ईयर्स के बाद उनको जस्टिस मिली, द फैमिलीज जिनके मेंबर्स को मार दिया गया था। ठीक है, और इसका जो मेन रीज़न आता है दैट इज समवॉट बिकॉज ऑफ बर्डन बहुत ज़्यादा है हमारे जुडिशियल सिस्टम में। आप देखें, हर एक जज के पास न्यूमरस केसेस हैं और वो केसेस में सिर्फ लंबी लंबी जो आपके वाले डेट्स पे डेट्स होती रहती हैं एंड फाइनल जजमेंट नहीं आ पाती है। सो बर्डन बहुत ज़्यादा है हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, जिसकी वजह से जो है ये जस्टिस प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल पाती है। ठीक है, सो दैट इज़ अबाउट द होल जुडिशियल सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जुडिशरी सिस्टम, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, साथ ही फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करना है, एंड साथ में जुडिशियल रिव्यू, जो कानून पार्लियामेंट बनाती है उसको दोबारा से उसकी सही है कि गलत है उनका चेक करना। ठीक है, फिर हमने जाना कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है और कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जो हमारे देश की न्याय व्यवस्था को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। फिर हमने जाना स्ट्रक्चर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोर्ट्स के बारे में, कि हमारे देश में जो कोर्ट्स पाए जाते हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन से लेवल पे आते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ जुडिशरी, कि हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था है वो क्या इंटीग्रेटेड है, आपस में मिली हुई है, एक आप अपील कर सकते हैं कोर्ट्स के खिलाफ। फिर हमने डिस्कस किया PIL के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगल सिस्टम, सिविल और क्रिमिनल लॉज के बारे में। ठीक है, सो दैट इज इट अबाउट टुडेज चैप्टर्स। हमने पढ़ा डिटेल में जुडिशरी सिस्टम। अब आपको एक बेसिक नॉलेज जस्टिस सिस्टम की होगी कि किस तरह सा जो हमारा न्याय व्यवस्था है वो काम करती है। फर्दर जब पॉलिटी को इन डेप्थ में पढ़ेंगे तो हम इसको कंप्लीट आर्टिकल्स के हिसाब से जानेंगे कि किस आर्टिकल में क्या मेंशन है, क्या पावर्स हैं, कैसे रिक्रूटमेंट होती है, बट एक ओवरव्यू आपको पता चल गया होगा जुडिशियल सिस्टम का। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड टुडे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।